बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। संडे आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, खबरें भी होंगी, इसके साथ साथ आज के हमारे मेहमान भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आपको पता है जी, हम आगाज़ करते हैं हर दिन एक नेकी हमारा जो सेगमेंट है उससे। तो आज के दिन की नेकी क्या होगी, आज का सेगमेंट शामिल करते हैं। जी, तो आज का बयान क्या है आपको दिखाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना सफाई का एहतमाम करना, सफाई का एहतमाम करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी भी ईमान का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ ये होता है कि अपने घर से गन निकाल कर पड़ोसियों के घर के सामने डाल देते हैं। फिर हम ये कहते हैं हम बड़े दीनदार हैं। ये दीनदारी नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन तो वो होता है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज हो। इसलिए सफाई का एहतमाम रखें, लेकिन पड़ोसियों को तकलीफ़ न दें। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो है कि चंद घंटे गुजारने के बाद अगर आपको छोड़ दिया जाता है तो इसी वजह से ये लोग जो हैं इनके हौसले बुलंद होते हैं। और फिर उसके बाद अच्छा, दूसरा वो बात कर रहे थे कि 1.5 करोड़ की आबादी है, ड्रोन 2 हैं, पुलिस के पास बहुत सारा बजट मौजूद है और फिर इंसानी जान जो है इस और कोई चीज़ नहीं है। अगर ड्रोन पुलिस खरीदना चाहे और अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और उनके लिए ये मुआविन साबित हो कि ड्रोन का जो कैमरा है इसकी मदद से हम लोग ये चीज़ को रोक सकते हैं, तो मेरा ख्याल में ना गवर्नमेंट रोकेगी, ना पुलिस के दीगर जो आप इनके इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं वो रोकेंगे, ना कहीं पे कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आएगी कि आप ये काम ना करें। तो पुलिस को मेरे ख्याल में थोड़ा सा बढ़कर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। मुझे खबर को वाइंड अप करना है, जहाँ पे हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, घर वालों की भी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊँ, हम लोग हमेशा पेरेंट्स पर ये बात डाल देते हैं, ठीक है जिम्मेदारी है। आप मुझे बताएं कि बच्चे जो निकले हैं घर से, नौजवान जो नस्ल है, मेरे ख्याल में जो टीनेजर हैं, आप उनको किस तरह रोक सकते हैं? अब वो दौर चला गया। आप पुरानी बात कर रहे हैं कि किसी वक्त में जब पेरेंट्स आपका बच्चा बाइक लेके निकल रहा है, वो वन व्हीलिंग कर रहा है, अपनी बाइक को उस तरह से तैयार कर रहा है, पेरेंट्स का रोल नहीं होना चाहिए, कम से कम चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आपका बच्चा खूनी डोर तैयार करवा रहा है, घर लेकर आ रहा है, फिर घर से लेकर वो पतंगबाजी के लिए जा रहा है, कम से कम जहाँ बच्चे की ज़िंदगी का मामला आ जाता है वहाँ पर फिर जैसे मर्जी पेरेंट्स कंट्रोल करें, करना तो चाहिए। मेरे ख्याल में वालिदैन इसमें कुछ किसी न किसी हद तक करते भी होंगे, लेकिन ये खौफ की फ़िज़ा उस वक्त होगी जब उनको पता होगा कि उनका बच्चा जो है 2 महीने या 3 महीने के लिए जेल जा रहा है। सही कहा आपने। या उनको पता होगा कि ये कानून के कटहरे में आएगा, इसको सज़ा हो सकती है या भारी जुर्माना हो सकता है। तो क्योंकि हमारी जो कौम है वो इस तरह तो सीखने वाली है नहीं कि हम लोग यहाँ पर बैठ के उनको शऊर दें या आगाही दें कि इसकी वजह से नुकसान होता है। अब हर मीडिया पे ये खबर आ रही है कि एक नौजवान जो है मतलब एक डोर गिरने से 18 साल का नौजवान दम तोड़ गया है। मैं बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ इस वाक़े से सीखें भी, होस्ट करें, अपने घर वालों को भी जो है वो ध्यान रखें कि आपके बच्चे क्या करें। दूसरा, थोड़ा सा इस पे कार्रवाई सख्त होनी चाहिए ताकि ये वाकया जो है रुक सके। मुझे टॉप स्टोरीज का कहा जा रहा है, पहली खबर आज की शामिल कर लेते हैं। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, छुट्टी के रोज भी 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। पार्किंग प्लाजों का मंसूबा 5 साल से ठप, मंसूबे की लागत 3 से 18 अरब रुपए तक पहुंच गई। और तहरीक इंसाफ का पंजाब भर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स क्या हैं ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक। बहुत बड़ा मसला शहरियों का आजकल क्या है जी, लोड शेडिंग। शहर में गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और कल छुट्टी का रोज होता है। कंपैरेटिवली लोड शेडिंग कम होनी चाहिए क्योंकि आपका सरकारी दफातर, आपकी मार्केटें बंद होती हैं। बावजूद इसके लोड शेडिंग का होना, शायद सिप्रा साहब समझा दीजिए जरा। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छुट्टी का रोज़ हो और शायद तो यही होती है कि आपकी मार्केट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सब जो लोड है कमर्शियल का वो आपका ख़त्म होता है। और कल हुआ भी यही कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड जो 4800 मेगावाट तक थी वो 4100 मेगावाट तक गई। 700 मेगावाट जो डिमांड है वो कम हुई। हुआ क्या कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो आपको 3900 मेगावाट या 4000 के करीब दे रहा था, उन्होंने भी 600 मेगावाट का लेस्को के कोटा पर कट लगाया और जो सप्लाई थी उसको 3900 से कम करके 3500 मेगावाट तक ले आए। अब जब डिमांड आपकी 4100 हो गई तो उसके बाद सप्लाई 3500 होगी, 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल आपको। उसके बाद लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, शेड्यूल बनाया गया, उसमें कहा गया है कि 2 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी, लेकिन ये नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है कि जैसे ही आपकी तलब और रसद में फ़र्क आता है, सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन होना शुरू होती है और ब्रेक डाउन होने का खदशा होता है। तो आपका जो NPCC है बराह रास्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ग्रिड स्टेशन को बंद करता है। ट्रिपिंग होती है जिसको हम कहते हैं गैर एलानिया या जबरी लोड शेडिंग की जाती है, चाहे वो 15 मिनट की हो, चाहे 20 मिनट की हो, चाहे उससे ज़्यादा हो, कम हो, लेकिन सप्लाई मुअत्तल की जाती है ताकि सिस्टम को बचाया जाए। ये ओवरऑल अगर हम दुरानिया, एलानिया और गैर एलानिया का करें तो शहरी इलाकों में 3 घंटे है, मज़ाफात में 5 अगर घंटे बता के कर दी जाए लोड शेडिंग तो मैं कल यही बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि शेड्यूल बना दें हम लोग। अगर 4 घंटे का शेड्यूल बना दें कि 4 घंटे या 5 घंटे शहर में लोड शेडिंग होनी है, या आप उससे ज़्यादा भी करना चाह रहे हैं कि 3 घंटे के बाद घंटा लोड शेडिंग करनी है, अगर शहरियों को इस बारे में मालूम हो कि किस वक्त पे लोड शेडिंग होनी है तो अपने इंतजाम कर लें। यहाँ पे अनशेड्यूल जो लोड शेडिंग है वो बेसिकली सार्फिन के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम में कहा था कि जून जो है मुश्किल गुजरेगा, जून तक हालात जो हैं वो शायद कुछ बेहतर हों, लेकिन वो बेहतर होने वाले नहीं हैं क्योंकि वज़ीर साहब की भी स्टेटमेंट आ गई कि आइंदा 2 माह जो है वो मज़ीद आपको लोड शेडिंग का सामना रहेगा। उसके बाद फिर सर्दियाँ आ जानी, फिर हुकूमत का क्या क्रेडिट होना है कि उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म की या ना की, वैसे ही आपकी जो डिमांड है वो कम हो जानी है। बात करने का मकसद ये है कि आप माजी की हुकूमत पर डालें या मौजूदा हुकूमत की बात करें, सारिफ बिल अदा करता है, आप उसको जितना मर्जी बिल भेजें और ये उसका बुनियादी हक है कि आप उसको बिलादतुल बिजली फराहम करें। अच्छा, एक और भी बात आ रही है कि अगर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के कोटा के मुताबिक बिजली मिल भी जाए तो लेस्को का सिस्टम उसको अफोर्ड नहीं करता। लेस्को के अपने 11 kV फीडर्स ओवरलोडेड हैं। ट्रांसफार्मर रोज़ाना हर सब डिवीजन में 4 से 5 जो ट्रांसफार्मर है डैमेज हो रहे हैं और 10 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल है। अभी देखें, रात के वक्त से आपकी लॉरेंस कॉलोनी जो है गड़ी शाह में पूरी रात बिजली बंद रही है और मुस्तफ़ा आबाद जो सब डिवीजन है उसका अमला गायब रहा। अगर कोई कंप्लेंट पर मौजूद भी है तो उसने कंप्लेंट नहीं सुनी। SDO साहिबान जो हैं वो फ़ोन सुनना पसंद नहीं करते, अगर कोई अटेंड भी कर ले तो उनकी जानिब से जवाब दिया जाता है कि आप कंप्लेंट वाले नंबर पर आपने कंप्लेंट का अंदराज करवाएं। भाई, बुनियादी तौर पर आपके बिल्स पर जो शाया करने का मकसद ये है कि सारिफ अगर कंप्लेंट का नंबर अटेंड नहीं हो रहा, आप उसकी बात सुनें। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ क्या हालात हैं कि इस वक्त सारा फोन ही नहीं उठाता, तो फिर वही ना। अब यहाँ क्या है कि ये लेस्को के जो लोग हैं ये इसलिए आराम कर रहे हैं कि उन्हें पता है विफाक की जिम्मेदारी है, लोड शेडिंग वो कर रहे हैं। सारे जो आपके अगर कोई सख्त बोल रहा है, कोई सख्त जुमले जो हैं वो निकाले जा रहे हैं मुंह से, तो वो सारे सबका रुख जो है विफाकी हुकूमत की तरफ है। अच्छा, साहब ये वजूहात तो नहीं है कि अब हमारे पास खबर ये भी आप ही की खबर है कि माली बहरान भी जो है लेस्को इसका शिकार है। इतने सारे इश्यूज हैं, कहीं पे ट्रांसफार्मर जल जाता है, कोई ठीक नहीं करने वाला होता, किसी इलाके की किसी घर की बिजली खराब हो जाए, तो ये क्या सब कुछ हम ये समझ लें कि इनके अपने मसाइल लेस्को के बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारिफिन के मसाइल नहीं हल कर पा रहे? देखें, जो बिजली की जनरेशन है वो तो आपकी विफाक की जिम्मेदारी है। उसमें LNG हमने इंपोर्ट ना की, वो हमारे पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। उसके बाद फर्नेस ऑयल पे हम लोग बिजली बना रहे हैं। पन बिजली जो हमारे तरबेला मंगला के जो ज़खायर हैं, आबी ज़खायर हैं, वो डाउन है, वो निचली सतह पे आ गए हैं, वहाँ से हमें मुकम्मल तौर पर जनरेशन नहीं मिल रही। टोटल बिजली जो हमारी बन रही है फर्नेस ऑयल पे बन रही है। हुकूमत ये चाहती है कि कम से कम बिजली बनाई जाए। उसकी क्या वजह है कि अभी इस महीने में या जून में अगर इसी तरह बिजली हम लोग बनाते रहे तो हम जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 5 रुपये पर होते हैं,
ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 8 रुपये भी हो सकती है, 8.5 रुपये तक भी जा सकती है। मुझे ये बताएं कि जो एक सारिफ जिसका यूनिट्स का बिल अदा करना मुश्किल होगा, जब उसके साथ आप 8 रुपये इजाफी जो हैं फी यूनिट के हिसाब से बिल भिजवाएंगे तो उसको बिल अदा करना कैसे मुमकिन होगा। वो ये वही बात है जिसकी तरफ है ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें यही जिक्र किया गया कि रिकवरीज का मसला है। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो बिलिंग कर रही हैं, लेकिन सार्फिन अपना बिल अदा नहीं कर पा रहे। लेस्को की रिकवरी की शरह 100 से कम होकर बड़े अरसे बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद 97% पे आ गई है। इसका क्या वजह है कि सारिफ को जो बिल भिजवाए जा रहे हैं अब उसकी सख्ती नहीं है, उसकी हिम्मत और उसके बस में नहीं रहा कि मुकम्मल तौर पर अपना वो बिल अदा करे। कभी इंस्टॉलमेंट पे पाबंदी लगी, आपके घरेलू सारिफ कुछ ना कुछ किसी जगह पे आपने सिफारिश करवा के बिल किस करवा ले, अदरवाइज वो घर बैठ गया है, उसका डिस्कनेक्शन हो गई है, उसके मीटर उतार लिए गए हैं या उसने बिल अदा नहीं किया। तो इस नोटिफिकेशन का भी यही मकसद है कि रिकवरीज की वजह से कंपनीज जो हैं वो माली बहरान का शिकार हो रही हैं। इसलिए अभी ना ऑफिसर्स को भर्ती किया जाए ना ऑफिशियल्स को भर्ती किया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि कंप्लेंट का स्टाफ मौजूद नहीं है। लाइनमैन एक वक्त में 2 लाइनमैन एक सब डिवीजन में काम कर रहे हैं, 25-30 हज़ार कंज्यूमर को किस तरह वो करेंगे? किस तरह, बिल्कुल सही कहा आपने। तो या इसका यह है कि आपकी जो प्राइवेटाइजेशन प्लान चल रहा है, IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं उसमें है कि डिस्कोस को आपने प्राइवेटाइज करना है, उसकी बुनियाद पर फर्दर भर्ती ना की जाए, ये मुमकिन है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 6 महीने तक पाबंदी लगाने का मकसद यह है कि 6 महीने के बाद अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो इलेक्शन से कबल ये भर्ती की जाएगी और ये टोटल सियासी भर्ती होगी, ताकि इसका बराह रास्त जो फ़ायदा है जो हुकूमत के वक्त को हो, उस वक्त के लोगों को हो जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं। अब मुझे खबर को वाइंड अप करना है, सिर्फ ये बता दें जो अमूमी तौर पर एक आम बंदा जानना चाहता है कि लोड शेडिंग का खात्मा फिलहाल मुमकिन है या नहीं? नहीं है जी, ये पूरा मौसम गर्मा इसी तरह रहेगा, जून जुलाई अगस्त तक इसी तरह मामला रहेंगे, आपको लोड शेडिंग का सामना रहेगा। मैंने पहले भी कहा था। अच्छा, लोड शेडिंग का सामना रहेगा तो साथ साथ क्या बिजली की कीमतों में भी इजाफा होता रहेगा? ये भी होता रहेगा क्योंकि हम लोग सारी बिजली फर्नेस पे बना रहे हैं। डॉलर जैसे जैसे मुस्तहकम होगा उसी तरह फर्नेस ऑयल जिस पे हम बिजली बना रहे हैं उसकी कीमत भी गैर मुस्तहकम होगी और उसी तरह बिल जो है हमारे वो भी गैर मुस्तहकम ही रहेंगे। सो नाज़रीन, अब ये चीज़ तो वाज़ेह है बिल्कुल कि मुसलसल इस गर्मियों के सीज़न में लोड शेडिंग भी होगी और बिलों में भी इजाफा होगा। अब इसका हल क्या है? हल तो फ़िलहाल कोई नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी ये चीज़ें सोच लें कि आप कम इस्तेमाल करेंगे, हालात आपके सामने ही हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कुछ बेहतर हो जाए। फ़िलहाल तो हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे। पार्किंग प्लाजों के मंसूबे की हमने बात करनी है। 5 साल से ये मंसूबा जहाँ था वहीं का वहीं है। ऐसा क्यों है? ब्रेक के बाद आके डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर क्या है? मंसूबे की लागत 3 से 18 अरब रुपए तक पहुंच गई है। मतलब मुझे लगा 13 से 18 पहुंची है, मैं कहीं गलत तो नहीं पड़ी। पार्किंग प्लाजों का मंसूबा 5 साल से ठप है, मतलब 3 अरब रुपए का मंसूबा 18 अरब रुपए तक पहुंच गया। देखें, ये अरबों रुपए बढ़ना तो अपनी जगह पे, पार्किंग प्लाजे नाम बनने की वजह से जो हमें मुश्किलात हैं हमें उस पर जाना चाहिए। आप किसी शाहराह पे किसी मार्केट में चले जाएँ, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। अगर कोई पार्किंग मिलेगी तो आपकी सर्विस लेन जो है टोटल ब्लॉक होगी। ऐसे ही है। वहीं पर आपकी लाहौर पार्किंग ने भी या प्राइवेट ठेकेदार जो है उसने लगाया होगा। आप प्राइवेट जो मार्केट्स के जो प्लाजा हैं वहाँ चले जाएं, वहाँ पे प्राइवेट जो पार्किंग आपके लोग हैं उन्होंने स्टैंड्स बनाए हैं, वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो आपसे पार्किंग फ़ीस वसूल करेंगे। लेकिन जब कोई त्यौहार आएगा या वीकेंड होगा आपको किसी जगह पे पार्किंग नहीं मिलेगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। यह हुकूमत वक्त क्यों प्लान करती है कि किसी जगह पे पार्किंग प्लाजे बनाए जाएं, वहाँ गाड़ियाँ पार्क हों और लोग आसानी से मार्केट में जाएं। अच्छा, ना सिर्फ उनको आसानी होगी बल्कि इसमें देखें रेवेन्यू कितना जनरेट होता है जो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। आपने बैरियर्स लगाने और 3-4 लोगों को बिठा देना है और एक बिल्डिंग खड़ी करने के बाद उसके बाद उसकी रेवेन्यू जनरेट उससे शुरू हो जाएगा और लोगों को आसानी भी होगी। 3 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स बने, इसका क्या मतलब है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में बल्कि उससे कबल मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट में भी ये मंसूबा बना। इसको ना उस गवर्नमेंट ने मुकम्मल किया, ना ये जो अभी मौजूदा हुकूमत रही ना उसने किया, और ना ही जो अभी चल रही है। हालांकि ये शहर का बहुत बड़ा मसला है। पार्किंग प्लाजे ना होने की वजह से जिस तरह से मार्केटों में बुरा हाल, ट्रैफिक का, तजावुजात का हमारे सामने ही है। देखें, बेसिकली जो माफिया है ना, पार्किंग माफिया, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी यूनियनिज्म में आप देखें कि कोई भी इस तरह का माफिया जब एक्टिव होता है तो कोई इस तरह की एक्टिविटी वो नहीं होने देते जिसकी वजह से
जो लोग हैं उनको आसानी हो और उनका जो रोजगार रोजाना की बुनियाद पर लगा हुआ है उसको खत्म किया जाए। अब जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम दाता दरबार के सामने पार्किंग बनाएंगे, दाता दरबार की अपनी पार्किंग जो है 12-13 साल से बंद है, धमाकों के बाद वो नहीं खोल सके। दाता दरबार के सामने देखें पार्किंग का क्या हाल है। पे गाड़ी पार्क करने के पैसे वसूल कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? आपका ठेका है, पार्किंग का वहाँ ठेका है और वो मोटर बाइक जो लग रही है उसका ठेका है। आपने एक शाहराह एक साइड बंद की हुई, वहाँ पे आपने लगा दी पार्किंग लगा दी, ठीक है। अगर वहाँ प्लाजा बन जाए तो आप देखिएगा कि दाता साहब पे जो हाजिरी देने के लिए लोग आ रहे हैं, इसके अलावा जो हमारा वो दाखिली रास्ता है, बहुत सारे सियाह वहाँ से आते हैं जिन्होंने मीनार पाकिस्तान, शाही किला, बादशाही मस्जिद, इन उसके बाद आपके म्यूजियम और इस तरफ उन्होंने चिड़ियाघर की तरफ आना होता है। अगर उनको वहाँ पे पार्किंग मिल जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। इसी तरह आप देखें उसके बाद शेरांवाला गेट जो है, आप उस पर फ्लाईओवर तो बना रहे हैं, लेकिन जब नीचे आपकी जो बेहंगम ट्रैफिक होगी उसके बाद पार्किंग लगी होगी तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही वहाँ लगेगी तो अंदरून जो लोग जा रहे हैं, जो मार्केट है शेरांवाला के अंदर, वो जो आपके ताजर बरादरी है, जो कस्टमर आ रहे हैं वो मार्केट, अच्छा बड़ी अच्छी अच्छी जगह जो है उन्होंने सिलेक्ट की, टाउन हॉल उन्होंने किया हुआ है, इसके बाद हाई कोर्ट है, अकबरी गेट है, इत्तेफाक हॉस्पिटल है, 11 साइट्स हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके जो इंतजामी इदारे हैं उनको पता है कहाँ कहाँ जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसको पसे पुश क्यों डाला गया है ये समझ नहीं आ रही कि इतना जरूरी मंसूबा जिसको बराह रास्त फायदा जो है ना सिर्फ इंतजामी इदारों को होना था बल्कि जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में कमी आनी थी, और जो आपकी ट्रैफिक पुलिस है, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस जो आपके ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में मददगार साबित होती है, उनके लिए काफी हद तक मुआविन साबित होना। ये इस्लामपुरा ग्राउंड क्या बाबा ग्राउंड वाली साइड पे, जी जी बिल्कुल वाली साइड पे, वो आपके जो सेशन कोर्ट और वो जो आपका एरिया है, वो इलाका सेक्रेटेरिएट का इलाका जरूरी है वहाँ पर पार्किंग प्लाजा। अब देखें ना, जो कोर्ट में लोग आ रहे हैं उनको वहाँ पार्किंग मिलेगी, उसके बाद सिविल सेक्रेटेरिएट में जो आ रहे हैं उनको मिलेगी, उसके बाद मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का वहाँ ऑफिस है उनको मिलेगी, कमिश्नर लाहौर वहाँ बैठते हैं उनको मिलेगी, आपके उसके साथ डीसी ऑफिस पास ही, डीसी ऑफिस थोड़ा आगे है, उसके सामने टाउन हॉल में भी बन जाए तो मेरे ख्याल में अगर ये मंसूबे जल्दी, अच्छा सीपीओ भी आपका, आईजी ऑफिस भी वहीं पे है, बिल्कुल वहीं पास, ये सारी चीजें जब इनको मद्देनजर आके एक मंसूबा बनाया जाता है उसको पाया तकमील तक ना पहुंचाना शायद जो हमारे इंतजामी इदारे हैं ये उनकी नहीं। अब ये 3 अरब से 18 अरब तक पहुंच गया तो 3 अरब में नहीं बना तो अब 18 अरब में कैसे उम्मीद लगा लें कि बन जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये 18 से शायद ऊपर चला जाएगा, ये 18 में भी नहीं मुकम्मल होगा। देखिए महंगाई की शरह जिस तरह बढ़ रही है, आपके लोहा, आपकी रेत का मामला, उसके बाद सीमेंट, ईंट, ये सारी चीजें जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली हैं उनकी कीमतें किस तरह बढ़ रही हैं। फिर आपने सरकारी अराजी या प्राइवेट जो ज़मीन है अगर उसको एक्वायर करना है या ख़रीदारी करनी है तो उसके मसाइल उसी तरह हैं, उनका रेट बढ़ा हुआ है। जी ये तो खैर अगली खबर हमारे पास है जी, सिगरेट भरने की वीडियो जो है कांस्टेबल इस पर मुअत्तल हुआ है, मनशियात का जहर पुलिस वालों को भी लपेट में ले गया। नई बात नहीं है, मनशियात की फरोख्त हम बार बार कहते थे कि बगैर पुलिस इसमें इन्वॉल्व ना हो तब तक ये चीज़ें आम हो नहीं सकती। बहुत दफ़ा वो पॉइंट्स हमारे रिपोर्टर ने दिखाए जहाँ करीब ही पुलिस खड़ी है और साइड पे मनशियात फरोश जो है वो धड़ल्ले से फिर रहे हैं, और अब ये वीडियो सामने आना कोई नई बात तो है नहीं शायद सिप्रा साहब। देखो पुलिस ना सिर्फ मनशियात में इन्वॉल्व है बल्कि ये फरोख्त करने में भी इन्वॉल्व है, और जराइम पेशा अफराद जितने हैं सबकी पुश्तपनाही भी। मुझे बताएं केनाल रोड पहले था, आपके मनशियात इस्तेमाल करने वाले आदि लोग वहाँ मौजूद थे, अब आपका मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग जो है वहाँ भी ये लोग नजर आ रहे हैं। आपके पोश इलाके देखें, पोश इलाकों में ये लोग आपके नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताएं पुलिस इनको क्यों नहीं गिरफ्तार करती, क्या वजह है? उनको पता है गिरफ्तार नहीं करती ना, पुलिस खुद ये सब कुछ कर रही है तो गिरफ्तार कौन करेगा? शायद से नहीं, पुलिस तो चले कर रही है, मैं इसलिए गिरफ्तार नहीं करती कि इनको थाने में जाके भी नशा देना पड़ता है। जाहिर है जो मनशियात का आती है, आपको याद होगा, मुझे तो वो फिक्रा नहीं भूलता, उस वक्त अब नाम नहीं मुझे याद कौन से डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो रिहेबिलिटेशन सेंटर ही नहीं है तो हम इनको कहाँ लेकर जाएं, हम कहाँ इनको बिठाएं। रियाज मलिक साहब ने कहा था कि अगर पकड़ भी लेते हैं तो इनको कितनी देर हम जेलों में रख कितनी देर जेलों में रख सकते। मुझे ये बताएं, जब इसका क्या मतलब है कि आप टोटल अपनी जो जिम्मेदारी उससे भाग रहे हैं, वसाइल मौजूद होते हैं। देखें ये नौजवान नस्ल है, ये 25-30 साल 20 साल के लोग हैं जो आपकी ग्रीन बेल्ट्स पर नजर आ रहे हैं, केनार रोड के अतराफ में नजर आ रहे हैं, और फिर पुलिस जिसने यूनिफॉर्म पहना है, जिसने कानून पर अमल दरामद करवाना है, जिसने अगर किसी जगह पर कानून के मुनाफी कोई काम हो रहा है उसको रोकना है, अगर वो बराह रास्त उसमें खुद मुलविस हो जाए
तो मेरे ख्याल में ये मुअत्तली काफ़ी नहीं है, इसकी टर्मिनेशन होनी चाहिए, इसको नौकरी से जाना चाहिए। अच्छा, फिर क्या होगा जब नौकरी से चला जाएगा? अब इसकी नेटवर्किंग तो है ना, बिल्कुल है, फिर ये उससे बड़ा मनशियात फरोश बन जाएगा। बिल्कुल सही। फिर उसको ना नौकरी का डर होगा ना कुछ होगा, इसने इसको वो जरिया मुआश बना लेगा। इसलिए मेरे ख्याल में हम सब लोग बाशमूल हम लोग और हमारे जो इदारे हैं उनके, हमें अगर एक कौम के तौर पर हम लोग आगे बढ़ें तो इस तरह की लानत जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, कई दफ़ा न्यूज़ सामने आई है कि आपके जो हॉस्टल्स हैं उनको बाहर से लोग पकड़े जाते हैं, उनको सप्लाई करने वाला कौन है? बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, बाहर आसपास लोग घूम रहे होते हैं, आसपास ही आपकी पुलिस भी तैनात है, किसी को किनार रोड पे अगर 150-200 बंदा फिर रहा है, उनको कोई सप्लाई तो आगे दे रहा है। और कहने को आपने कैमरे भी जगह जगह वहां लगाए हुए हैं। अच्छा चलें, आप उनको ना पकड़ने का, उनको देना पड़ता है, आपको पैसे, उनको नशा देना पड़ता है या रखना मुश्किल है, भाई कम से कम उनको तो रोकें जो वहां पे आगे धंधा करते हैं और ये मकरूह धंधे में मुलविस हैं। आप उनको तो पकड़ सकते हैं, पुलिस उनको क्यों? जब आपने खुद ही सिगरेट भरने हैं बैठ के तो फिर कौन पकड़ेगा? लेकिन आप ये सोच लें कि इससे आने वाली नौजवान नस्ल जो है तबाही की तरफ जा रही है। बड़े बड़े नामवर स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये धंधा आम होता जा रहा है, समझ से बाहर है। कल को हमारे बच्चों ने भी इन्हीं कॉलेजेस में, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो यकीन माने खौफ आता है ये हालात देखकर। खुद थोड़ा पेरेंट्स भी अपना किरदार अदा करें इस पर, इंतज़ामिया को, पुलिस को, सबको मिलजुल कर जो है वो एक्टिव होना है। अदरवाइज़ ये कौम के मेमार है, मुस्तकबिल है, और अगर मुस्तकबिल इस तरह से तबाह हो गया तो फिर क्या होगा? इस वक्त को अभी बचा लिया जाए, अभी रोक लिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक। खबर हमारे पास है जी, मुनहरिफ अराकीन के हलकों में मजबूत उम्मीदवार सामने लाने का फैसला। तहरीक इंसाफ का पंजाब भर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। कब होने जा रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन बाय द वे? देखें, वो तो ऐलान हो चुका है, 17 जुलाई को उसकी पोलिंग होगी। मुझे ये नहीं समझ आ रही तो फिर आपने रिज़ाइन क्यों किए हैं? हाँ बिल्कुल, आप कौमी असम्बली में रिज़ाइन करके बैठे हैं और पंजाब असम्बली में इस बुनियाद पे आपको इलेक्शन कमीशन ने डिसीट किया कि आपने फ्लोर क्रॉसिंग की है, आपने अपनी पार्टी को जो है उसके खिलाफ। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही पेटिशन और उन्हीं की सारे बुनियाद पर ये सारा केस हुआ और उसके बाद डिसीट हो गए। अब दोबारा इलेक्शन में आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आना चाहिए, जमहूरी तरीका भी है। अच्छा, फिर साथ में ये भी आ रहे हैं कि ये जो अदालतों में जाके इन फैसलों को चैलेंज किया जाएगा, जो इस तरह के इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम दोबारा जो ज़िमनी इलेक्शन है वो करवाने जा रहे हैं। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन अगर होता है तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, इसमें मामलात भी ख़राब होंगे क्योंकि इस वक्त जो दोनों जमातें हैं, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया पर देख लें, गली मोहल्ले की सतह पर देख लें, उनके जो जज्बात हैं, उनके हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। आपके घर में देख लें कि 2-3 लोग किसी एक साइड पे हैं, 2-4 दूसरी साइड पे हैं और घर में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इससे पहले कि इस तरह के मामलात ख़राब हों तो ये हमारी जो लीडरशिप है, इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बेसिकली इनको अफहाम व तफहीम का आप दर्स देने की ज़रूरत है। लोग तो कह रहे हैं कि तमीज़ सिखानी चाहिए, माहौल रहेगा, अच्छे नतीजे भी आएंगे। शायद से साहब, मुझे लाइव जाने का कहा जा रहा है, वक्त कम है। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के सिलसिले में। जी, हम बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस आप सभी लोगों के सामने है, माशाल्लाह से जिस तरह से बढ़ रहा है। ऐसे में क्योंकि हम हर चीज़ देख रहे हैं कि ऑनलाइन होती चली जा रही है, नई नई राहें हमवार हो रही हैं, तो रियल एस्टेट का बिजनेस ऑनलाइन तरीके से हम जो आज आपके साथ शेयर करेंगे, ज़रूर आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किस तरह से ये आम सारिफीन के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, किस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और जिस रियल एस्टेट के जिस हिस्से के बारे में आज हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। जी, डाउ प्रॉपर्टी के नाम से जी ये लोग काम कर रहे हैं और कब से स्टार्ट किया, आइडिया क्या था, लोगों का फ़ायदा इसमें क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जी हसीब ताज साहब मौजूद हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। डायरेक्टर हैं PMO। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि ये जर्नी आपके साथ आज शेयर करूंगा मैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि आप लाहौरियों के साथ शेयर करेंगे और उनको भी पता चलेगा कि किस तरह से उनके लिए इसमें फ़ायदा है। सो आइडिया क्या था बेसिकली ये?
देखिए आइडिया ये था, बल्कि आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। हम 8 दोस्त साथ स्कूल में पढ़ते थे, फिर सब अलग अलग मुल्कों में चले गए ग्रेजुएशन के लिए। एक यूके चला गया, मैं यूएई चला गया, वहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की, एक ने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स किया। तो जब वापस पाकिस्तान आए तो हमारे अंदर एक पेट्रियाटिक वैल्यू थी, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो हम सब के जो फैमिली थी वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी। तो हमने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम प्रॉपर्टी के कुछ मसाइल हल करेंगे, जो कि एक इमर्जिंग एक साइंस है जो कि पूरी दुनिया में आ रही है। हम उसके अंदर काम करते हैं और फिर वहाँ से डाओ प्रॉपटेक स्टार्ट हुआ। तो बस ये जर्नी अभी तकरीबन 2-2.5 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा शहरों में, बहावलपुर में, नथिया गली में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताइएगा कि लोगों के लिए इसमें अट्रैक्शन क्या है? हम देखते हैं रियल इस्टेट का बिजनेस तो हर जगह चल रहा है, डिफरेंट क्या है इसमें? देखिए प्रॉपटेक की जो स्पेस है वो 2 वर्ड्स हैं, प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी। ठीक है। जब प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी मिलते हैं तो प्रॉपटेक का वजूद होता है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं हमारी प्रॉपर्टी के जो टेक्नोलॉजी ही सही कर सकती है। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे पोर्टल के ऊपर, डाओ प्रॉपटेक के ऊपर, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट की लैंड कितने की हमने ली, कमीशन कितना लिया, खरीदी कहाँ से, बेचेंगे कितने की, सब कुछ बहुत ही रेडिली अवेलेबल है। ग्रेट। ये तो ये पहले ही हल हो गई। एग्जैक्टली, ये पहले नहीं हो सकता था। अब टेक्नोलॉजी हमें इनेबल करती है कि हम ये कर सकें। यानी आम शहरी आपकी साइट पे जाए उसको तमाम इन्फॉर्मेशन उसी टाइम एग्जैक्टली कोई भी बंदा हमारे डाओ प्रॉपटेक के पोर्टल पे जाएगा, किसी भी प्रोजेक्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेगा। अब ये एक प्रॉब्लम है। एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में, किसी भी मुल्क में टिपिकली जो सिर्फ टॉप के 10%, 6%, 8% जो अमीर लोग हैं, सिर्फ वो रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान में आप 25-26 साल की उम्र में कभी नहीं सोच सकते कि आप घर ओन करें, सोचते भी नहीं है लोग। काफ़ी और ममालिक में भी रियल एस्टेट महंगी होती जा रही है। उसका टेक्नोलॉजी ने ये जवाब दिया कि एक ऑप्शन दी फ्रैक्शनलाइजेशन की। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल प्रॉपर्टी विच इज़ इम्पॉसिबल, आप फ्रैक्शंस में लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप 600 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट नहीं लेते, आप 100 स्क्वायर फुट का एक हिस्सा लेते हैं और प्रोपोर्शनली उतना ही आपको फायदा होता है, कैपिटल अप्रिसिएशन में भी, रेंट में भी। अभी बड़ी ईद आ रही है तो जैसे हम उसमें हिस्सा डालेंगे बड़े जानवर में साथ, तो इसमें आप बिल्डिंग में भी हिस्सा डाल सकते हैं। अच्छा। ये पहले इनेबल नहीं था क्योंकि बहुत मुश्किल था इसका खाता बनाना, सब कुछ करना, लेकिन अब टेक्नोलॉजी से SECP की मदद से हो लोगों सकता की है। थोड़ी सी रिजर्वेशन होती है ना कि अच्छा फ्रॉड ना हो जाए, मसाइल ना हो जाए, उनके पैसे ना ज़ाया हो जाए, तो ये क्या बिल्कुल जी बिल्कुल, ये पहले ये नहीं हो सकता था क्योंकि पहले आपने एक्चुअली में किसी बंदे को ट्रस्ट करना था। एग्जैक्टली। अब टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अगर आपको, जब फ़ोन नहीं होते थे तो आप अगर किसी की को ख़त देखें और ख़त में लिखा हो कि जी आप, मैं यहाँ पे हूँ, तो आपको मानना पड़ता था ना उस पर। अब टेक्नोलॉजी, अब फ़ोन है, उससे हम कहते हैं यार पिन लोकेशन भेजो या लाइव लोकेशन भेजो, तो अब वो झूठ नहीं बोल सकता। इसी तरह टेक्नोलॉजी ने हमें इनेबल किया है कि हम एक खाता बनाएं जिसमें एक जेनेसिस ब्लॉक, एक ब्लॉक हो जिसमें आपको पता हो, फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी 1 लाख स्क्वायर फुट की है, उसकी ड्राइंग्स में सब कुछ है, 1 लाख स्क्वायर फुट आपके सामने आ गया है, तो उसके जितने टुकड़े हैं वो हर किसी को दिख रहे होंगे। अभी इतना आसान हो चुका है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और आपको मैं खुशी से ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान काफ़ी आगे है काफ़ी और मुल्कों से, बिकॉज हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो SECP है, वो वेलकम करती है इस चीज़ को। अभी हाल ही में उन्होंने एक नोट निकाला है जिसके अंदर उन्होंने फ्रैक्शनलाइजेशन को कुछ सैंड बॉक्सिंग भी की है, एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की है। हम उनके साथ, डाओ प्रॉपटेक उनके साथ, और कंपनीज उनके साथ काम कर रही हैं। उन्होंने इतना अच्छा एक मैकेनिज्म बनाया जिससे आप अनकरीब देखेंगे कि पाकिस्तान में फ्रैक्शनलाइजेशन भी होगी, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा। पाकिस्तानी लोग शुरू में सब लोग ये कहते हैं कि जी ये नहीं यूज़ होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें ये टैक्सी हेलिंग सर्विसेज हैं, बाकी सर्विसेज हैं जो शुरू में लोग ये कहा करते थे कि नहीं यूज़ होंगी, लेकिन अब आप देखें तो हर बंदा उसको यूज़ कर रहा है। ये काफ़ी आसान, यूज़र फ्रेंडली सी चीज़ है। आप अगर हमारा पोर्टल विजिट करें तो कहा, अगर कोई आपका पोर्टल, मैं ये पूछना चाह रही थी, विजिट करना चाह रहे हैं, तरीक़ेकार क्या है? आप सिर्फ daoproptech.com पे जाएं, ठीक है, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, सब कुछ है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप अक्सर देखें तो आपको फिगर एक दिया जाता है 8 लाख घरों की कमी है, 6 लाख घरों की कमी है, 10 लाख घरों की कमी है, लेकिन अगर आप गिरदोनवा में देखें तो काफ़ी घर आपको खाली भी दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे बिक नहीं रहे। तो ये क्या वजह, ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि
जब आप कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो उसके पीछे कुछ डाटा होना चाहिए। हम अक्सर ये बात करते हैं कि डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। डाओ प्रॉपटेक स्पीयर हेड कर रहा है डाटा ड्रिवन चीज़ों को। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमने नथिया गली में एक रिजॉर्ट बनाया। नथिया गली में GDA की एक रिस्ट्रिक्शन है, गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की, कि आप ना कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, ना सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, ना ईंटें यूज़ कर सकते हैं, ना दरख्त काट सकते हैं। तो इट्स इम्पॉसिबल टू मेक एनीथिंग देयर, राइट? वही परेशान। एग्जैक्टली। तो हमने डाटा इकट्ठा किया, रिसर्च की, हमने रावलपिंडी में कंटेनर, जो शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, उनको फिनिश किया और ट्रांसपोर्ट करके वहां पे एक रिजॉर्ट बनाया। और अगर आप ऑनलाइन देखें तो आपको मजा आ जाए, वो एक टाइनी होम मूवमेंट चल रही है, व्यूज ऑसम किस्म के व्यूज हैं। अब वो इसलिए इनेबल हमने किया, वरना तो उसका सिंपल आंसर था हो ही नहीं सकता, या सिफारिश लड़ाओ या ये करो। हमने उनकी रिक्वायरमेंट को रखते हुए अपने साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के साथ उसके अंदर इतना अच्छा रिजॉर्ट बनाया कि जो लोग नथिया गली जाते हैं, नथिया गली टी हाउस के नाम से, क्यूब्ड के नाम से वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है। इसकी एक दूसरी सिंपल सी मिसाल, हमारा एक और प्रोजेक्ट है डाओ का, BPR, ब्रॉड पीक रियल्टी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमें पता था कि हमने क्या बनाया ना, एक शेयर्ड ऑफिस स्पेस थी। शेयर्ड ऑफिस स्पेस ऐसी थी कि जो शेयर्ड ऑफिस स्पेस के ओनर्स थे उनके साथ बैठ के हमने प्लान किया कि टेबल्स किधर होंगे, स्विचेस किधर होंगे, ACs किधर होंगे, सब कुछ डिटेल हुई। अब वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब अगर हमें पता ही नहीं है और हमारे पड़ोसी ने एक कमर्शियल बनाया हुआ, हम भी कमर्शियल बनाई जाएंगे, तो बस फिर खाली रहेंगे वो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बता दें, अब कैसे फैसिलिटेट लोगों को किया जा रहा है? आप लोगों के पास क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिससे आम सारे फ़ायदा उठा सकते हैं और आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। विलास के हैं, DHA बहावलपुर में हैं, रिजॉर्ट के हैं, नथिया गली में हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, बहरिया टाउन में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। आप हमारी साइट विजिट करें, ठीक है, हमारे हर प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो को देखें। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अपनी लाइफ साइकिल में डिफरेंट जगहों पे कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। रिस्क एपेटाइट एक चीज़ हम यूज़ करते हैं कि जिस बंदे की जितनी रिस्क एपेटाइट हो, एक बिल्कुल ग्राउंड होता है, ख्वाब होता है, उसमें हाईएस्ट रिस्क होता है, तो उसका हाईएस्ट रिवॉर्ड भी होता है। एक बनी हुई चीज़ होती है, उसका रिस्क बहुत कम होता है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ऊपर होती है। तो इस टाइमलाइन में हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। आप डाओ प्रॉपर्टी के पोर्टल को विजिट करें, आपको अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल सीमलेस है। आई एम वेरी प्राउड टू से दिस के देयर हैज बीन 3 जर्नीज। आप 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा किसी एक बंदे से भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं की, ऑनलाइन हमारी चीज देखी, ऑनलाइन उसको परखा, ऑनलाइन पेमेंट की, ऑनलाइन उसको आज के दौर में, आज के दौर में किसी पे इतना ट्रस्ट कर लेना और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स। एग्जैक्टली। तो अगर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो आपको ना किसी इंसान को ट्रस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, अगर सही इस्तेमाल हो तो। आप अगर लाहौर की एग्जांपल लें तो अगर आप सारे के सारे लाहौर के रकबे ऑनलाइन हो जाएं और आप किसी भी जगह पे जाके GPS की पिन डालें और आपको वो सिस्टम गवर्नमेंट का बता दे कि किसका है, तो कितनी सारी चीजें, यानी कि ऐसा आपको ट्रस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। वो जो कहते हैं नहीं तो टेंशन नहीं लेनी, ऐसा मतलब वो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही पड़ेगी जब आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपने मसाइल हल करेंगे। सही। अच्छा जी, अब ये है कि लोग जो है ना सिर्फ चीज़ें देख के पढ़ के कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते। इन्फॉर्मेशन अगर कुछ चाहिए हो, आपका वहाँ पे कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जिस पर लोग रब्ता कर सकते हैं? जी, हमारा वही एक ही वेबसाइट है, ठीक है, हर चीज़ उस पर अवेलेबल है। नंबर भी है, हमारे ऑफिस डिफरेंट शहरों में हैं, सब कुछ। आप daoproptech.com के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो यूज़ केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो एक्चुअली उसका यूज़ क्या होगा वो आपको पहले पता होना चाहिए। आप अगर वो हम उसको कहते हैं प्लानिंग आपकी होनी एग्जैक्टली, हम उसको अक्सर कहते हैं कि मोमेंटम बाइंग लोगों ने करी ना, कि ले लें महंगा ले लें और महंगा हो जाएगा, ले लें महंगा ले लें और वो एक बबल सा बनता है, फिर बाद में आम होता है। एग्जैक्टली। तो उससे होता ही है कि वो जो चीज़ें बनती हैं उसका यूज़ का पता नहीं होता, इसीलिए आपने देखा अक्सर ग्राउंड फ्लोर्स अक्सर कमर्शियल के लगे में ऊपर खाली हैं। हाँ जी, ऐसे। अच्छा, एक ट्रेंड अभी पाकिस्तान में काफ़ी चेंज हो रहा है। पिछले 5-10 सालों में आपने देखा होगा, हमारे वालिदैन ये कहते थे कि जी हम तो घरों में ही रहेंगे, हम कभी अपार्टमेंट में नहीं रह सकते, हमें खुला वरांडा चाहिए। लेकिन आप देखें पाकिस्तान की रियल एस्टेट इतनी जल्दी चेंज हुई है कि विद इन द लास्ट 5-6-7 years वी हैव सीन अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। लोग अपार्टमेंट को पसंद करते हैं, लोग शेयर्ड स्पेसेस को पसंद करते हैं। ये सेंस नहीं बनती कि आप बड़े बड़े घर बनाएं, बड़े बड़े लाउंजेस बनाएं। आप हमने एक बिल्डिंग बनाई है, LMS रेजिडेंशियल उसका नाम है, उसके अंदर जो शेयर्ड जो स्पेसेस हमें नहीं चाहिए वो हमने शेयर कर दिए। अब आपको बड़े बड़े लाउंजेस नहीं चाहिए, आप एक शेयर्ड लाउंज करें जिसको पूरा फ्लोर यूज करें। आपको बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज नहीं चाहिए, बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स नहीं चाहिए, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता।
तो वो बंदा जो एक बेडरूम का अपार्टमेंट उस बिल्डिंग में रखता है वो एक 10 कनाल के लाहौर के घर के भी मजे ले सकता है। सिर्फ कीमत यह है कि वो शेयर करे। स्विमिंग पूल वो यूज करेगा शेयर पे, लॉन्ड्री वो यूज करेगा। इफ यू कैन शेयर यू कैन एंजॉय योर लाइफ एज अ वेल्दी मिलियनेयर। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि टेक्नोलॉजी से, रिसर्च से, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से हमने इनेबल करके इसको हम लेके आए हैं। सही। आप मुझे ये बता दें आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फिलहाल तो जो चीज़ें आपने बताई है अमेजिंग, मतलब अगर कोई भी रब्ता कर रहा है आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए घर बैठे, आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अब इन तमाम बातों से मैं सिर्फ ये कहूँगी आपको बस अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना आना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छा आना चाहिए, तो आप घर बैठे तमाम अपने काम आसान बना सकते हैं। फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में हमारे काफ़ी क्वार्टर बाय क्वार्टर काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने 2-2.5 साल पहले 8 लोगों से स्टार्ट किया था, अभी हम 144 लोग हैं। ग्रेट। एक तो हमें ब्लॉकचेन रिलेटेड काफ़ी सारे लोग भी और चाहिए जो हमारी टीम को ज्वाइन करें, जो हमें आगे जाने में हमारी हेल्प करें। दूसरा जो हमारे प्लान्स हैं वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर यही साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के साथ, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के साथ, टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल के साथ जितने मसाइल टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है हम पूरी कोशिश करेंगे करें और मजीद प्रोजेक्ट्स भी करें। ठीक है, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आप? मैसेज मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ही है ऐसे आजकल के मसाइल टेक्नोलॉजी ही हल कर सकती है। आपको ट्रस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जी पे ट्रस्ट करें और सही इस्तेमाल करें, काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी 9th क्लास के बोर्ड के पेपर हो रहे हैं और मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, बड़ा टफ ये मरहला होता है, अपना टाइम याद आ जाता है और जब पता चलता था अच्छा जी बोर्ड के पेपर हो रहे हैं तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। दिन रात पढ़ाई शुरू हो जाती है और आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद मेरा नहीं ख्याल उस तरह से दिन रात वाली पढ़ाई का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं। अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं। ऐसे में कितना आपको एक्टिव रहना है, किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है? ऑल्दो अब तो आप जितनी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन वो जो पेपर से पहले वाली तैयारी होती है वो भी बहुत मैटर करती है। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। एजुकेशनिस्ट हैं कुछ, हम अपने वो स्टूडेंट्स जो कि पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, सुबह उन्होंने पेपर देने जाना होता है, तो वो किस तरह से तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। मदीहा सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अन्ना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। पेपर्स हो रहे हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट टाइम होता है। अपना टाइम अगर हम याद करें तो पता चल जाता है कि कितना मुश्किल टाइम है। कैसे बच्चे अच्छी तैयारी कर सकते हैं पेपर की? देखो अन्ना, सबसे पहले तो आप जो पहले याद कर चुके हैं, जो आपके पास पहले का टाइम था, आपने उसको बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर लिया है तो आप सिक्योर्ड हैं। लेकिन जो हमारे बिल्कुल लास्ट मोमेंट के टाइम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तैयारी से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, इनर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि मैंने ये तैयारी की हुई है, मुझे सब आता है, तो इंशाल्लाह ताला वट एवर आई एम गोइंग टू सी इन द क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आपको पता है कि अब हमारा पैटर्न भी थोड़ा सा बदल गया है। एग्जैक्टली। इफ़ आई रिकॉल माई सेल्फ इन मैट्रिक एग्जामिनेशन तो एक फिक्स पैटर्न होता था, कुछ सवाल होते थे कि अगर मैंने ये याद कर लिए तो इतने नंबर, वी यूज्ड टू प्रिपेयर ये पोर्शन ये सेगमेंट या इतने नंबर कंफर्म, ये हो गया इतने घर आके हम अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाते थे, रिजल्ट भी ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अब हर चीज़ इतनी कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गई विच इज़ रियली वेरी गुड। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ के साथ साथ जब चीज़ें बदल रही हैं, हमारी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट बदल रही है। पहले हम बहुत ज़्यादा, आप देखें गाड़ियाँ सड़कों पे बहुत रेयर नज़र आती हैं, हर चीज़ इवॉल्व कर रही है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसे इवॉल्व किया है कि अब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैंने एक टॉपिक थरली प्रिपेयर कर लिया है तो आई एम नॉट श्योर कि कल क्या मैं उस जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगी कि नहीं। अब जो बच्चे मैंने देखा नॉर्मली दे टॉक अबाउट मार्किंग स्कीम्स। अच्छा, उसने एग्जामिनर का सवाल ये है तो उसको रिक्वायरमेंट ये है, मैंने सिर्फ हमारे ज़माने में वी यूज्ड टू फिल शीट्स एंड शीट्स एंड शीट्स, एग्जैक्टली नॉट नाउ। अब मैंने ये, इसलिए मैं बच्चों को ये बहुत ज़्यादा नसीहत करूँगी कि रिसेंटली इस क्वेश्चन का आंसर मैं एज अ पेरेंट करूँगी
कि मेरी बेटी ने क्वेश्चन का एक सेगमेंट थोड़ा सा मिस कॉम्प्रीहेंड किया एंड शी लॉस्ट स्कोर, तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस को पढ़ें, आपको सब कुछ आता है, आपने इतना साल उसको सुना है, पढ़ा है, आपके हाथों से गुजरे, रीड द क्वेश्चन थॉरली और देखें कि एग्जामिनर आपसे उसमें डिमांड क्या कर रहे हैं, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू डू वंडर्स। सही। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा परेशान जल्दी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्वेश्चन ठीक तरह से समझ नहीं आता, या कुछ स्टूडेंट्स जिनको आता सब कुछ है उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, कुछ उनके लिए भी कहना चाहेंगे किस तरह से ओवरकम करें वो अपनी इस प्रॉब्लम? ज़रूर है ना। देखिए, आपके पास लाइफ में हमेशा बहुत सारे चांसेस होते हैं किसी भी काम के लिए। आपका मैट्रिक का रिजल्ट नो वंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 9th का पेपर दे रहे हैं तो अगेन आपका 10th का पेपर आपके पास आना है, इसलिए आप अपनी बेस्ट दें और कुछ ऐसा नहीं होगा, एक तो आपने मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, आपने मेहनत किया उसका आउटपुट आना है, लेकिन आपके पास आगे 10th भी आ रही है, इसलिए प्लीज़ रिलैक्स, उसको आराम से उस पेपर को जांचें, पड़तालें, अपना टाइम उस पर प्रॉपर दें, उसको रीड करें, जाने से पहले ज़रूर चेक करें कि क्या आपने सारे कंपोनेंट्स अटेंड कर लिए, कोई ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा इसका जवाब मैं बाद में लिखती हूँ या लिखता हूँ और वो रह गया, और ये कोई बिग डील नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने मैट्रिक में या किसी भी क्लास में इतना बहुत आला स्कोर तो नहीं किया, लेकिन दे आर एक्सेलिंग इन देयर लाइफ्स। सो इसलिए प्लीज़ अपनी हर अपॉर्चुनिटी को गिव योर बेस्ट और डू नॉट थिंक दिस इज द लास्ट वन, देयर आर सो मेनी कमिंग्स इन योर लाइफ। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, मैंने 2 तरह के बच्चे देखे हैं, एक तो वो सारी रात पढ़ते रहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सारी रात पढ़ते भी नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए पढ़ के अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, कैसे? इसमें अगेन मैं कहती हूँ कि बहुत मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी लर्न कर लेते हैं, चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं, ये तो एक नेचुरल चीज़ होती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनको ये होता है कोई एक पॉइंट भी ना छोड़ा जाए कि मेरे साथ यहाँ से कुछ हो जाए, वहाँ से कुछ हो जाए। कुछ लकी होते हैं, मैं अपनी बेटी की मिसाल दूंगी, वो जो सवाल याद करके जाती है फॉर्चुनेटली एग्जाम में वही आ जाता है, हम बड़ा हंसते हैं उसको कि शी इज़ वेरी लकी इन दैट, लेकिन जो दूसरे वाली वो पूरा पूरा रात पढ़ती है। लेकिन अगेन मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपनी 100% दें हर चीज़ को, फिर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक्सेल करेंगे। तो अगेन जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए तो कोई ना कोई रिवॉर्ड वेट करे, लेकिन जो लोग इंटेलिजेंट हैं और इस चीज़ को बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये कुदरत की तरफ से उन पर एक मेहनत। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करने का, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिस्टम भी चेंज होता जा रहा है, ऑनलाइन भी बच्चों ने स्टडी की, अब उस तरह से बच्चे उतने एक्टिव इस साल कम से कम कोविड की वजह से हमने देखा स्कूल्स भी नहीं जा सके, तो अब मुझे सिर्फ ये बता दें, कुछ वो लोग जो कि अपने पेपर के लिए अपेयर होते हैं किस तरह से पूरा पेपर पढ़ें, अटेम्प्ट किस तरह से करें, कुछ ऐसी ऑप्शंस आपके पास हो जिससे बहुत अच्छी तरह से और क्विकली आप अपना पेपर जो है वो कर सकते हैं? ये एक रूल ऑफ नेचर है कि हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ उसमें मिस कर जाते हैं। ऑलवेज होल्ड योर पेंसिल। आपके क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट कोई प्रॉपर नाउन है, जिस तरह किसी भी जगह का कोई नाम है, कोई वाकया है, किसी भी चीज़ का जो प्रॉपर एक नाम इस्तेमाल हुआ उसको अंडरलाइन करें, कोई डेट अगर यूज़ हुई है उसको अंडरलाइन करें, और जो क्या के साथ जो वर्ड है यानी क्वेश्चन के मेन सब्जेक्ट के साथ उस पर फोकस करें, तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। जब आप उसको अंडरलाइनिंग फोकसिंग के साथ पढ़ना शुरू करते हैं ना, आप उसको बिल्कुल कॉम्प्रीहेंड करते हैं, आप उसको बहुत एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि एक तो आप उसको रीडिंग करें, आपकी एक साइट रीडिंग होती है जो अनकॉन्शियस होती है, आप उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करें और आप उसका यूँ आंसर कॉम्प्रीहेंड करेंगे। और आप जब उसको दोबारा से अपने पेपर को खोलेंगे, उस क्वेश्चन को आपने एक दफ़ा स्किम तो करना होता है देखने के लिए मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, आप उस प्रोसेस से गुजर गए। जब आप दोबारा उसको अटेम्प्ट करने के लिए खोलेंगे तो वो चीज़ें आपको ठक करके नजर आएंगी और आपको एक सेकंड में समझ आएगी दिस आई हैव टू डू। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे टाइम में ये होता था, मैं खुद अपने पेपर की वो ना कि मुझे इस तरह से सारी हेडिंग्स देनी है, पेपर को बहुत खूबसूरत नज़र आना चाहिए। एज ए टीचर जब आप पेपर चेक कर रही होती हैं, आपके लिए कौन सा पेपर ऐसा होता है जो आप कहती हैं देखते ही कि ये मुझे स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा लग रहा है? प्रेजेंटेशन। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगर आप यही आज आप अपने बाल थोड़े प्रॉपर ना बना के आती हैं, आप मेकअप ना करके आती हैं, आप कोई भी जोड़ा पहन कर आ जाती हैं, तो ऑफकोर्स बहुत आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो शायद आपको सुनेंगे, पहले वो आपको देखेंगे फिर सुनेंगे। बिल्कुल सही। उन्होंने आपको देखा फिर दे फील लाइक लिसनिंग टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सेम इज द केस विद पेपर। हर खाने के मामले में भी एक डिश बहुत खूबसूरत पड़ी और एक बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक की प्लेट में या नॉट प्रॉपर्ली डन पड़ी, तो वी विल डेफिनेटली बी गोइंग एग्जैक्टली जो खाना सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा होता है, आप सबसे पहले उसको ट्राई। इसकी हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कराते हैं कि आपने जल्दी में भी अपना फॉन्ट प्रॉपर मेंटेन करना है। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत
छोटा छोटा लिखती थी, मेरी इसकी पीटी कि यू हैव टू राइट एट प्रॉपर लेंथ, आपका फॉन्ट एक प्रॉपर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। हमें याद है इसका एक फॉर्मूला देते होते थे हमारे एक टीचर, बड़े अच्छे टीचर थे सर फारूक, वो कहते थे एग्जामिनर ने नहीं पढ़ना, तुमने उसको पढ़ाना। तो हमेशा जब आप ये सोच के पेपर करेंगे ना, मैंने एग्जामिनर को दिखाना है हाउ मच आई नो, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी लिख दूँ और इसको प्रोमिनेंट एक प्रॉपर फॉन्ट में लिखूँ, क्लियर लिखूँ। जितना क्लियर लिखेंगे वो आपको ज़्यादा मैटर करेगा। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं? अना, मैं उनको यही कहूँगी, दे हैव टू गिव देयर बेस्ट। अब जितना उन्होंने हार्ड वर्क किया वो तो कर लिया, लेकिन अब वो ये सोचें कि बस जितना मुझे आता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब आता है, ये किताब, इस किताब में से ही आएगा ना पेपर, इससे आगे तो कुछ नहीं आ सकता, और इंशाल्लाह ताला आई विल गिव माय बेस्ट और आई विल मेक। जबरदस्त। आपको ये कॉन्फिडेंस लेके पेपर में बैठना है तो इंशाल्लाह आप सब चीज़ें बहुत अच्छी कर लेंगे। गुड लक उन तमाम स्टूडेंट्स को जो आज भी पेपर देने गए हैं, जिनके आगे भी पेपर हैं, बहुत अच्छे से अपना पेपर कीजिए। थैंक यू सो मच मदीहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे उन स्टूडेंट्स की जो अक्सर परेशान रहते हैं कि तैयारी करने के बावजूद भी कहीं वो परेशान ना हो जाए, ऐसा ना हो वो पेपर ना अच्छा कर सके। तो किस तरह से आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम सेगमेंट्स शामिल करेंगे और सेगमेंट्स में आज सबसे पहले जी मेरे पास है डिफरेंट मोबाइल रेट। अगर आपने मोबाइल खरीदना है, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल जाएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले हमारे पास है आज सैमसंग गैलेक्सी A2s मोबाइल और इसकी कीमत क्या है अगर आपने खरीदना है, 21,399 रुपये। सैमसंग गैलेक्सी M11 मोबाइल है, 24,999 रुपये इसकी कीमत है। सैमसंग गैलेक्सी A20s मोबाइल 30,500 रुपये। सैमसंग गैलेक्सी A22 मोबाइल है, 37,999 रुपये, यानी 38,000 रुपये में। तो जी मोबाइल रेट्स आज के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा मोबाइल खरीदना है। इसके बाद जी हमने आपको बताने हैं सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं, तो अपना सेगमेंट शामिल कर लेते हैं आज के भाव। सैटरडे संडे हमारे पास ऑलमोस्ट लोगों की शिकायत ये आती है कि वीकेंड की वजह से चीज़ों में इजाफा कर दिया जाता है, कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो संडे को क्या हालात रहे, आज की रेट लिस्ट क्या है, मार्केट में चलते हैं। ओपन मार्केट में हमारी रिपोर्टर फरीहा मौजूद हैं। जी फरीहा। जी बिल्कुल है ना, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और आज के रेट्स लिस्ट से मैं आपको आगाह करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सब्जियों की कुछ कीमतें मौजूद हैं। इसके बारे में बात करें तो प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 70 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 80 से 50 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना सरकारी रेट 240, ओपन मार्केट में 260 से 265 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर सरकारी रेट 60 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में जो है दुकानदारों की जाने से 80 से 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गोभी की जो सरकारी रेट है 80 रुपये, ओपन मार्केट में 85 से 90 रुपये तरफ फ़रोख्त हो रही है। करेले सरकारी रेट 60 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 70 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बैंगन के हवाले से तो बैंगन की जो सरकारी कीमत है वो 60 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 70 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 80, ओपन मार्केट में 120 तक, और अरबी जो है सरकार की जाने से 120 रुपये इसकी कीमत मुकर्रर की गई है और ओपन मार्केट में 140 तक फ़रोख्त हो रही है। आलू सरकारी कीमत जो है वो 30 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 40 से 45 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसे में जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो कीमतें सरकारी निखनामों में दर्ज की गई हैं वो भी पहले ही आम आदमी की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। चिकन, मटन और मीट तो पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा था और अब ऐसे में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा उन्हें परेशानी का बायस बन रहा है और गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की जो रोटी खाना है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। जी ठीक है फरीहा, थैंक यू सो मच। आपने हमें बता दी सब्जियों की कीमतें और लोग इस पर क्या कह रहे हैं वो भी बता दिया हमें फरीहा ने। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास है मीट रेट्स। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे यहाँ से आपको बीफ पर केजी मिलेगा जी 749 रुपीज़ में, और बीफ मेंस अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 935 रुपये किलो। मटन पर केजी 1793 रुपये, मटन मेंस 1898 रुपये। चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक
281 किलो। इसका बना हुआ गोश्त 407 रुपये किलो में मिलेगा। अब हमारे पास है जी एग रेट्स। रिटेल प्राइस के मुताबिक 172 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अंडों की कीमतें भी रूटीन के मुताबिक बढ़ रही हैं जी। होलसेल पे अगर आप जा रहे हैं 170 रुपीज़ में आपको मिलेंगे। और अब शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, बिग स्क्रीन। जहां पर ऑफ लगी है आप जा सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। वॉकिस ब्रांड है, अप टू 50% ऑफ। एथनिक पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। सूसन दुबई ब्रांड है, यहां पर अगर आप जा रहे हैं अप टू 70% ऑफ। नाज़रीन, ये थे जी ब्रांड जहां ऑफ लगी आप जा सकते हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी मौजूद है, तो आप जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। तो करेंसी रेट्स भी डिफरेंट हर रोज होते रहते हैं। आज अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे डॉलर की कीमत में कमी हुई है, तो आज की रेट लिस्ट क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो नाज़रीन, करेंसी रेट हो, सब्जियों के रेट हो, मीट रेट्स हो, आपको हम सब कुछ घर बैठे बता चुके हैं। अब डिसाइड आपने करना है अपना बजट भी, और इसके साथ साथ आपने कैसे शॉपिंग करनी है ये भी आपने डिसाइड करना है। अब हमारे पास होगी हेल्दी टिप। हेल्दी टिप आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के पास वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में सेगमेंट्स का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अगला सेगमेंट हमारा है आपका मोस्ट फेवरेट सेगमेंट, जिसका आप वेट कर रहे होते हैं जी, आज की हेल्दी टिप। हमारे साथ है मुजाहिद, जो कि आज के टिप शेयर करेंगे। ओवर टू यू मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजाहिद कुरैशी एक नया वर्कआउट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है शोल्डर का वर्कआउट। जी हाँ, मेल फीमेल जिनके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा फैट आ चुका है, जिनके बैक पे बहुत ज़्यादा फैट है, वो आउट ऑफ शेप हो चुके हैं, और ये वर्कआउट उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके लिए मैं डंबल यूज़ करूँगा। आप इस वर्कआउट को अपने घर पे कर सकते हो, पानी की बोतल पकड़ के लेफ़्ट राइट हैंड में कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका नाम है शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस किस तरह करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डंबल, जो 1.5 kg का एक डंबल है। इट मीन्स कि 1.5 kg का एक डंबल है मेरे पास, और मेरे हाथ में लेफ्ट राइट 2 डंबल हैं। करना किस तरह इसको आपने परफॉर्म, ये ऊपर आपने इसको पुश करना है, नीचे आपने शोल्डर प्रेस करना है। 1 2 3 4, इसके आपने 12 रेपिटेशन करनी है और 3 सेट बनाने हैं। ये आपकी थी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है आपके आउटर शोल्डर, जो ये मसल आपका टारगेट करेगा। इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे लेफ़्ट राइट दोनों हाथों में डंबल हैं अभी तक। ये आपने करना है यहाँ तक फ्लाइंग। ये 1
ऊपर बिल्कुल स्लो जाएं और नीचे बिल्कुल स्लो आएं ताकि आपके मसल पे प्रेशर आए। 4 5 6। इसके भी नंबर ऑफ रेपिटेशन आपने ईच साइड 12 करने हैं। 24 का आपका एक सेट होगा, इसके भी आपने कम से कम 3 सेट करने हैं। अब जो मैं आपके साथ थर्ड एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ, इसका नाम है फ्रंट राइज। ये आपके फ्रंट मसल को टारगेट करेगा। इसमें पोजीशन आपने यही रखनी, जैसे मैंने पकड़ा हुआ अपने डंबल्स को, आप पानी की बोतल पकड़ लें या फिर आप टॉवल के साथ भी इसको कर सकते हो। ये पोजीशन होगी आपकी और ये आपने फ्रंट पे उठाने डंबल। ये 1 2 3 4। नंबर ऑफ रेपिटेशन वही जो मैंने आपसे पहले बताया था, ईच साइड 12 होगा, तो 24 का आपका एक सेट बनेगा। इसके भी आपने 3 सेट बनाने हैं। ये था हमारा आज का शोल्डर वर्कआउट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज की हेल्दी टिप क्या है वो आपके साथ शेयर की। तो हेल्दी टिप जब भी हम आपके साथ शेयर करते हैं ज़रूर आपको ये कहते हैं कि जी आप प्रैक्टिस करके हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हमारे जो ट्रेनर्स आपके लिए ये अपने टिप्स शेयर करते हैं कुछ नया सोचें और आपको बताएं कि अब आप किस तरह से अपने आप को मज़ीद फिट रख सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।